बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की आज की क्लास में हम जो कॉस्मिक किरणें पढ़ रहे थे उसी में आगे टॉपिक बढ़ा रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे अंतरिक्ष किरण वर्षण, यानी कि अंतरिक्ष किरणों की वर्षा। पृथ्वी के वायुमंडल पर सतत आपतित प्राथमिक अंतरिक्ष किरणें वायुमंडल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के नाभिकों से टकराती है। जो हम जानते हैं कि जो प्राथमिक किरणें हैं वो वायुमंडल में ऑक्सीजन नाइट्रोजन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे टक्कर करती है और द्वितीयक अंतरिक्ष किरणों का उत्पादन होता है। टकराती है तो अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप जो है मौलिक कणों का विघटन होता है और मौलिक कणों के विघटन से जो है अन्य कणों व फोटोनों का उत्पादन होता है और इन उत्पादित अन्य कणों और फोटोनों की उत्पत्ति को ही हम क्या कहते हैं, द्वितीयक अंतरिक्ष किरणें कहते हैं। कई बार इन केवल एक प्राथमिक अंतरिक्ष कण से बहुत से अधिक संख्या में द्वितीयक कणों का उत्पादन होता है। बहुत बार क्या होता है कि जो प्राथमिक अंतरिक्ष किरणें हैं, प्राथमिक अंतरिक्ष किरणों से कई बार जो है प्राथमिक जो अंतरिक्ष कण हैं उनसे बहुत अधिक संख्या में जो है द्वितीयक कणों का उत्पादन होता है। और जब बहुत अधिक संख्या में द्वितीयक कणों का उत्पादन होता है तब इस स्थिति को हम जो है द्वितीयक कणों की बौछार या वायु वर्षण कहते हैं। जब एक प्रोटॉन वायुमंडल की ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से अन्योन्य क्रिया करके पाइओन में विघटित होकर इन पाइओनों से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन कणों की बौछार होने लगती है और इस प्रकार की बौछार को ही हम सोपानी बौछार या वायु वर्षण कहते हैं। आइए हम देखते हैं कि किस तरह से जो है एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है नाइट्रोजन या ऑक्सीजन पार्टिकल से टक्कर करके किस प्रकार से पाइओन में विघटित होता है। पाइओन के बाद जो है ये पाइओन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन कणों की बौछार करने लगते हैं। तो यहाँ देखिए कि ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन नाइट्रोजन के पार्टिकल से जो है टक्कर करके अन्योन्य क्रिया करता है तो अन्य प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में ये विघटित होता है और साथ में जो है तीन प्रकार के पाइओन, जैसा कि हम जानते हैं पाई प्लस, पाई माइनस और पाई ज़ीरो, जो है पाइओन का उत्सर्जन यहाँ होता है। फिर ये तीनों पाइओन अलग अलग पॉजिट्रॉन और प्रोटोनों का उत्सर्जन करते हैं। तो ये जो पाइओन है, पाइओन से जो है पॉजिट्रॉन और म्यूऑन पार्टिकल्स, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ये सब उत्सर्जित होते हैं। इसी तरह पाई ज़ीरो से जो है गामा किरणों के रूप में उत्सर्जित होकर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन यहाँ होता है। पाई माइनस से जो है म्यूऑन, म्यू माइनस और एंटी न्यूट्रिनो, और यहाँ पर जो है न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन इस प्रकार से होता है। तो एक जो प्राथमिक कण है, प्राथमिक कण जो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के पार्टिकल से जो है विघटित होकर के अन्य द्वितीयक कणों की बौछार बहुत अधिक मात्रा में करते हैं। इसी को हम जो है वायु वर्षण या बौछार कहते हैं। संयोग से कभी कभी एक अति उच्च ऊर्जा वाला कण जिसकी ऊर्जा 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन से अधिक हो, ये कण वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं तब इससे अत्यधिक संख्या में द्वितीयक अंतरिक्ष किरणों का उत्पादन होता है जिनकी बौछार बहुत अधिक फैलाव में होती है। ऐसी बौछार को हम व्यापक वायु वर्षण कहते हैं। बात करते हैं अगले टॉपिक पर, अंतरिक्ष किरणों की तीव्रता पर तुंगता का प्रभाव।
या अंतरिक्ष किरणों की तीव्रता पर तुंगता प्रभाव किस तरह से रहता है। तो अंतरिक्ष किरणों की तीव्रता पृथ्वी तल से भिन्न भिन्न ऊंचाइयों पर भिन्न भिन्न होती है। अंतरिक्ष किरणों की तीव्रता में तुंगता के साथ परिवर्तन का अध्ययन अनेक विधियों से किया गया है और उन विधियों से प्राप्त जो रिजल्ट्स हैं उन रिजल्ट्स के माध्यम से एक ग्राफ बनाया गया है जो वायुमंडलीय ऊंचाई, इस तरफ तो वायुमंडलीय ऊंचाई ले रहे हैं हम और इस तरफ जो है आयन प्रति घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड वायुमंडलीय दाब पर हम आयनों की संख्या ले रहे हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसके रिजल्ट्स हम देखें तो और ये जो अलग अलग स्थितियों पर लिया गया है ये वक्र, जैसे ए पोजीशन, अब ए पोजीशन जो है 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे और बी बराबर 51 डिग्री उत्तरी अक्षांश और सी बराबर 38 डिग्री अक्षांश, डी बराबर 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर ये रिजल्ट्स लिए गए हैं। विद्युतदर्शी आरंभ में विद्युतदर्शी द्वारा, बाद में गणितज्ञों द्वारा अंतरिक्ष किरणों की तीव्रता का मान अलग अलग ऊंचाइयों पर ज्ञात किया गया। अंतरिक्ष किरणों की तीव्रता का मान आयन प्रति घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड वायुमंडलीय दाब के रूप में ज्ञात किया गया। जो वायुमंडल में ऊंचाई शिखर से वायुमंडल में जो शिखर ऊंचाई लेते हैं वो पानी के स्तंभ समतुल्य दाब मात्रक के रूप में मापा गया। यानी कि जो समुद्र तल है, समुद्र तल की जो सतह है उस समुद्र तल की सतह से वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गए और कितनी ऊंचाई से ये रिजल्ट लिए, उसके द्वारा ये ग्राफ बनाया गया है। जिससे प्राप्त मानों से आलेख प्राप्त होता है और ग्राफ में आप लोगों को बता चुका हूँ कि इस तरह का ग्राफ बनता है। अब इस ग्राफ से क्या क्या रिजल्ट्स निकलते हैं, उन रिजल्ट्स की इम्पोर्टेंस है, उन रिजल्ट्स को हमें ध्यान रखना है। तो पहला रिजल्ट क्या, प्रेक्षित अंतरिक्ष किरणों की अधिकांश घटनाएं द्वितीयक अंतरिक्ष किरणों के प्रभाव की होती है जो वायुमंडल के शिखर के पास घटती है। तो प्रेक्षित जो अंतरिक्ष किरणों की अधिकांश घटनाएं हैं वो द्वितीयक अंतरिक्ष किरणों के प्रभाव की होती है और वायुमंडल के शिखर के पास इनका मान घटता चला जाता है। यहाँ देख सकते हैं हम कि ये जो ग्राफ है ये यहाँ द्वितीयक अंतरिक्ष किरणों का है और ये यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू फिर पीक पर जाकर के घटने लग जाती है। द्वितीयक अंतरिक्ष किरणों के सापेक्ष प्राथमिक अंतरिक्ष किरणों की संख्या कम होती है। अंतरिक्ष किरणों की लगभग संपूर्ण ऊर्जा एक छोटे ऊर्जा प्राश में निहित होती है। वे कण जिनकी ऊर्जा लगभग 10 की घात 6 × 10⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है सर्वाधिक संख्या में उपस्थित होते हैं। यद्यपि जो कुछ कण हैं इससे कम ऊर्जा के और बहुत से कण 10 की घात 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी अधिक ऊर्जा के भी यहाँ उपस्थित होते हैं। वायुमंडल के छोर पर, वायुमंडलीय छोर की बात करें तो वायुमंडलीय छोर पर लगभग 2 × 10 की घात 18 अंतरिक्ष कण प्रति सेकंड आपतित हो रहे हैं। वायुमंडल का जो ऊपरी छोर है उस पर लगभग इतने कण 2 × 10⁸ अंतरिक्ष कण, ये कणों की संख्या है। 2 × 10⁸ किसकी संख्या है, कणों की संख्या, अंतरिक्ष कणों की संख्या है। प्रति सेकंड इतने कण प्रति सेकंड आपतित हो रहे हैं। प्रति वर्ग सेंटीमीटर में प्रति मिनट, प्रति वर्ग सेंटीमीटर में प्रति मिनट जो है इतने कण प्रति वर्ग सेंटीमीटर में प्रति मिनट अंतरिक्ष आपतित अंतरिक्ष कणों की संख्या 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर
1.9 कण प्रति सेकंड के रूप में होती है और 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर 6.5 होती है कणों की संख्या और 51 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर 21.8 कणों की संख्या होती है। समुद्र तल पर पहुंचने वाले कुल कणों की संख्या लगभग 1.5 कण प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट होती है, अर्थात बहुत से प्राथमिक एवं द्वितीयक कण संपूर्ण वायुमंडल को पार नहीं कर पाते हैं और वो इस वायुमंडल में ही बने रहते हैं। अंतरिक्ष किरणों की तीव्रता पर अक्षांशीय प्रभाव या अक्षांश प्रभाव। सर्वप्रथम एक भौतिक शास्त्री हुए क्ले भौतिक शास्त्री ने बताया कि पृथ्वी के कम अक्षांश वाले क्षेत्रों की तुलना में अधिक अक्षांश वाले क्षेत्रों पर अंतरिक्ष किरणों की तीव्रता अधिक होती है। जहाँ अक्षांश कम है वहाँ तीव्रता कम और अधिक अक्षांश वाले क्षेत्रों पर जो है तीव्रता का मान अधिक होता है, ऐसा क्ले ने कहा अक्षांश प्रभाव के अंतर्गत। तो यहाँ देखिए दो ग्राफ हमें मिले हुए हैं यहाँ पर। तो क्ले महोदय कहते हैं कि ये इस तरफ तो दक्षिणी अक्षांश ले रहे हैं 0 डिग्री से भूमध्य रेखा से उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश और इधर उत्तरी अक्षांश। तो दोनों में जो है हम उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों पे चलते हैं तो अंतरिक्ष किरणों की जो तीव्रता है उसमें वृद्धि होती है। और यहाँ दूसरा जो डायग्राम है, ग्राफ है, वो भूचुंबकीय अक्षांश और तीव्रता के मध्य है। तो ये तो अक्षांश हो गया और ये तीव्रता हो गई। तो समुद्र तल के पास की ऊंचाई पर हम देखें तो तीव्रता जो है यहाँ तीव्रता कम होती है और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वो तीव्रता बढ़ती जाती है। समुद्र तल से जो है 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर हम चलते हैं तो तीव्रता का मान पहले कम रहता है और फिर तीव्रता का मान यहाँ अधिक हो जाता है और यहाँ जो है तीव्रता का मान सर्वाधिक रहता है। 4.36 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है तीव्रता अधिक पाई जाती है अक्षांशीय स्थिति के अनुसार। अब हम बात करते हैं अक्षांश प्रभाव की व्याख्या। तो यहाँ हमने एक ये पृथ्वी बनाई है और ये पृथ्वी के जैसा डायग्राम है और यहाँ हम बात करें तो ये इसकी भूमध्य रेखा हो गई, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, तो नॉर्थ से जो चुंबकीय किरणें हैं, चुंबकीय किरणें निकलती है और बंद पथ बनाते हुए साउथ में प्रवेश करती है। तो यहाँ जो अक्षांशीय प्रभाव है उसकी व्याख्या करने के लिए हम कुछ बातों को डिस्कस करेंगे। इस प्रभाव की व्याख्या 2 बातों पर निर्भर करती है, एक तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और दूसरी अंतरिक्ष किरणों में आवेशित कणों की उपस्थिति। पहली तो क्या, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और दूसरी अंतरिक्ष किरणों में आवेशित कणों की उपस्थिति कि हाँ अंतरिक्ष किरणों में किस प्रकार के कण उपस्थित हैं। अब यहाँ यदि अंतरिक्ष किरणों में आवेशित कण उपस्थित हैं तो भूमध्य रेखा की ओर जाते हुए उनकी दिशा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। तो जो भूमध्य रेखा है उसकी ओर जाते हुए उनकी दिशा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र है उस पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। जैसे चुंबकीय क्षेत्र यूँ जा रहा है तो इसके लंबवत ये इस तरह से प्रवेश कर रहे हैं होती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार ये कण दोनों दिशाओं के लंबवत विक्षेपित हो जाते हैं और भूमध्य रेखा तक नहीं पहुंच पाते और ये कण जो है यहीं से ही क्या हो जाते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं, इनका पथ विचलित हो जाता है और ये जो है इस भूमध्य रेखा तक ये नहीं पहुंच पाते, यानी कि वायुमंडल में ही क्या हो जाते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं, इस तरह से नहीं पहुंच पाते हैं। केवल कुछ कण ही जो है भूमध्य रेखा तक पहुंच पाते हैं।
जिनकी ऊर्जा बहुत अधिक होती है। यदि अंतरिक्ष किरण के आवेशित कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर गति कर रहा हो तो इन कणों पर कोई विक्षेपित बल कार्य नहीं करता है और बिना विक्षेपित ही पृथ्वी के तल पर पहुंच जाते हैं। इस प्रकार आवेशित कणों पर भूचुंबकीय प्रभाव के कारण भूमध्य रेखा पर अंतरिक्ष किरणों की तीव्रता ध्रुवों पर पहुंचने वाली, यानी कि जो भूमध्य रेखा पर अंतरिक्ष किरणों की तीव्रता ध्रुवों पर पहुंचने वाली अंतरिक्ष किरणों की तीव्रता से कम होती है। तो ये हमने पढ़ा। अब देखिए भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पर पहुंचने में जो है पार्टिकल्स को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। जैसे भूमध्य रेखा यहाँ है, ये ध्रुव यहाँ पर है, तो पार्टिकल इतने बड़े चुंबकीय क्षेत्र को पार करके भूमध्य रेखा में आएगा तो यहाँ आने के लिए उसको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। जबकि ध्रुवों की बात करें तो कोई पार्टिकल अगर ध्रुवों पर आएगा तो उससे वो डायरेक्ट ध्रुवों पर आ सकता है, यानी कि ध्रुवों पर जो पार्टिकलों की अंतरिक्ष किरणों की तीव्रता है वो तो इस प्रकार से यहाँ स्पष्ट है कि जो कण इन चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत आएगा, वो क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर पहुँचने से पहले विक्षेपित हो जाएगा। और जो पार्टिकल इन चुंबकीय बल रेखाओं के समांतर आएगा, वो जो है बिना विक्षेपित हुए भूमध्य रेखा तक आसानी से पहुंच सकता है। इस प्रकार जो है भूमध्य रेखा पर जो अंतरिक्ष किरणों की तीव्रता है, ध्रुवों पर पहुंचने वाली अंतरिक्ष किरणों की तीव्रता से क्या होती है, कम होती है। यहाँ ये रिजल्ट निकलता है कि जो तीव्रता है वो किरणों की ध्रुवों पर अधिक होती है और भूमध्य रेखा पर कम होती है। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।